अगर आप दिल से अच्छे नहीं हैं तो कोई फायदा नहीं है ज़ाहिरी खूबसूरती का। ईरान पे दुनिया की नजरें जमी हुई है। मुसीबत जो हमारे ऊपर पड़ी हुई है सालों से, ये खत्म हो जाए। सलमान खान ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। इन तमाम चीज़ों को हम एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह के इतने लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स कैसे इंप्लीमेंट होते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहेब। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा की तरह अच्छी बात से ही करेंगे। हमेशा ज़िंदगी में ऐसे लोग शामिल करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। इसीलिए कहते हैं ना कि बुक को कभी भी आपने ना उसके चेहरे से नहीं, मतलब कवर से नहीं पहचानना, उसके अंदर क्या है वो असल बात है। अक्सर ऐसे होता है कि हम ज़ाहिरी तौर पर देखते हैं कि कोई कितना अच्छा है, लेकिन जब तक हम उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड नहीं करते, कुछ उसका पता नहीं चलता। वैसे तो कहा जाता है कि सफ़र करो किसी के साथ तो पता चलता है कोई किस तरह का है। तो ज़ाहिरी खूबसूरती कुछ नहीं होती अगर आप दिल से अच्छे नहीं हैं, आप में सिलाए रहमी नहीं है, आपके अंदर एहसास नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ज़ाहिरी खूबसूरती का। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जब भी किसी को परखें तो ज़ाहिरी खूबसूरती से नहीं, बल्कि उसको अंदर से जानें, उसके साथ कुछ वक्त गुजारें। तो ये आज की अच्छी बात है, एक पॉजिटिव मैंने आपको एक बात समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोग इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और आपको इसका फ़ायदा होगा। अब हमें शामिल करनी है बड़ी खबर। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान, आर्मी चीफ, सदर और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें, दो तरफा ताउन वसी करने के अज़्म का इजहार, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों और तिजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक, सिक्योरिटी ताउन और तिजारत समेत 8 मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आज लाहौर समेत कराची का दौरा करेंगे। दोनों शहरों में आम तातील और सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी, पहली बार 100 इंडेक्स 71,000 की सतह उबूर करने में कामयाब। कारोबार में मस्बत रुझान की वजूहात क्या हैं, माहिर मुआशियात से जानेंगे। भारत का भरम 20 सेकंड्स में जमी बोस हो गया। कराटे कॉम्बैट चैंपियनशिप में पाकिस्तान के शाहजेब रिंद भारत के राणा सिंह को नॉकआउट कर गए। बॉलीवुड सुल्तान सलमान खान भी शाहजेब के मद्दाह बन गए। भारतीय हरीफ का गुरूर खाक में मिलाने की कहानी सुनवाएंगे शाहजेब रिंद की जुबानी। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किताब का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दानिश्वरों ने सोशल मीडिया के बायस किताब पढ़ने के रुझान में दुनिया भर में कमी बड़ी वजह करार दे दी। जी जनाब, ये हैं वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और अब आ जाते हैं उस खुश आइंद खबर पर जो कि मेरा ख्याल है कि इस पर डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। हमसायों के साथ ताल्लुकात जितने अच्छे होना उतना बेहतर होता है, आपको फ़ायदा होता है। आम जिंदगी में भी आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके इर्द गिर्द नेबर्स के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो खुशी गमी के मौके पर एक दूसरे का भरपूर साथ दिया जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात पर। खित्ते में 2 बरादर इस्लामी रियासतें हैं। ये बात भी ठीक है कि इंटरनेशनल ब्लॉक में पाकिस्तान और ईरान की खारजा पॉलिसी में वाज़ेह फ़र्क है, मगर हालात जैसे भी हों पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में सर्द मेहरी के बावजूद दोनों ममालिक ने हमेशा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया है, एक दूसरे की इज़्ज़त व वक़ार का ख्याल रखा है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात माजी में कैसे रहे और आने वाले दिनों में एक दूसरे से कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा, जैसे कि मैंने कहा कि हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे हों तो ज़ाहिर है वो आपके मफाद में ही होता है, उसका आपको फ़ायदा ही पहुँचता है। कितना खुशाइंद है इस वक्त ईरानी सदर का दौरा है पाकिस्तान? हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि पड़ोसी ममालिक खासतौर पे ईरान, उसके सबसे हाईएस्ट रुतबे का शख्स जो कि पाकिस्तान जो सदर ईरान है और वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, तो उसकी बड़ी कलीदी अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज की दुनिया में ऐसे दौरे, ऐसे जो भी दो तरफा ताल्लुकात हैं कि ममालिक के दरमियान, उस पे जो बैनुल अक़वामी सियासत है उसका असर भी आ जाता है, उस पे जो जियोपॉलिटिकल मंजरनामा है उसका असर भी आ जाता है, उस पर जो रीजनल हालात व वाक़यात हैं उसका असर भी आ जाता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए
तो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल तनाजुर और रीजनल जियोपॉलिटिकल तनाजुर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को इस दौरे को हसासियत से पाकिस्तान यकीनन देख रहा है और देखना भी चाहिए, क्योंकि इसकी हसासियत इसलिए इसकी अहमियत है कि ईरान पे दुनिया की नजरें जमी हुई हैं उस लिहाज से कि ईरान का जो हालिया इस वक्त तनाव है इजराइल के साथ हमेशा रहा है, लेकिन खास तौर पर ईरान का पहली मर्तबा अपनी सरजमीन से इजराइल पर हमले के बाद इस तनाव में मजीद दुनिया की नजर की मैं बता रहा हूँ मजीद इजाफा हो गया है। अब इस इजाफे में अमेरिका भी सरफहरिस्त है और अमेरिका के माइक मिलर का बयान जो कि चंद घंटे पहले शाया हुआ अनाउंस हुआ, उसमें प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने बता दिया कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो भी तजारती ताल्लुकात और मामलात और आगे बढ़ावा होगा उसको हम उस सैंक्शन के नजर से देखेंगे कि वो किसी सैंक्शन की जद में ना आए। आपको बताता लेकिन इसमें जमीन साहब थोड़ा सा जरा मुझे वाज़ेह कीजिएगा, नाज़रीन के लिए समझाइएगा, जब किसी मुल्क पर सैंक्शंस होती हैं तो वो तो उस मुल्क पर सैंक्शंस होती है ना, तिजारत पर तो कभी सैंक्शंस का नहीं सुना, या फिर ये सैंक्शंस का इफेक्ट कहीं ना कहीं तिजारत पर भी आता है? जी, अमेरिका का एक कानून है जिसको ट्रेजरी लॉ कहते हैं, ये लॉ अमेरिका का कानून है, इसके तहत जी डॉक्टर साहब लगा सके। डॉक्टर साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जैसे इस सूरत हाल में ईरान पहले से जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि जो सैंक्शंस हैं वो तो यूएनओ मेरा ख्याल है कि लगाता है किसी मुल्क पर, जाहिर है हालात व वाक़यात को देखते हुए, जो भी एक तनाव चल रहा है उसको देखते हुए, अगर एक मुल्क सैंक्शन लगाता है तो क्या उस पर भी ये मतलब ये जो भी इफेक्ट होगा पाकिस्तान पर अगर आता है सरमायाकारी को लेकर, तिजारत को लेकर, तो क्या वो जस्टिफाई होगा? जी, कोई मुल्क भी दूसरे मुल्क पर बायलैटरल सैंक्शन लगा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने ये कानून बनाया हुआ है और बायलैटरल सैंक्शन अमेरिका लगाता रहा है। यूएनओ जो सैंक्शन लगाता है वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के चैप्टर 6 और 7 के तहत लगाता है। वो मल्टीलैटरल सैंक्शन है, वो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के मुताबिक होता है, लेकिन जो अमेरिका का कानून है उसके मुताबिक अमेरिका अपने मुल्क की सैंक्शन किसी भी दूसरे मुल्क पर लगा सकता है। अगर कोई और मुल्क जैसे पाकिस्तान, अगर अल्लाह ताला उसको इतना आगे मजबूत और मुस्तहकम कर दे तो पाकिस्तान भी अपनी सैंक्शन किसी और मुल्क पर लगा सकता है। तो ये उसका इस्तेहकाक है किसी मुल्क का भी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुल्क सैंक्शन लगाता है वो तिजारत के हवाले से किसी और हवाले से राब्ते खत्म कर सकता है अपने, और उन पर कदगने लगा सकता है। अमेरिका के कानून के मुताबिक अगर कोई मुल्क किसी सैंक्शन शुदा मुल्क, इस सूरत में ईरान से अगर कोई अपनी तिजारती लेन देन करता है तो फिर अमेरिका कहता है कि उसके कानून के मुताबिक वो उस मुल्क पर भी, जैसे कि यहाँ पाकिस्तान है, उस मुल्क पर भी सैंक्शन का इतलाक कर सकता है। अच्छा, तो इस लिहाज से अमेरिका भी लगातार है। सही, मैं चाहूंगी थोड़ा सा जरा बताइएगा कि जैसा कि अभी ईरानी सदर की तरफ से कहा गया कि सरमायाकारी का तिजारत का हजम बढ़ाने की जरूरत है और बहुत अरसे से ये जरूरत थी, जो कि अब ज़ाहिर है इस पर काम भी होगा, और दूसरा ये सैंक्शंस जो कि लगाने की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान के साथ तिजारत पर किस तरह मुतासिर हो सकती है अगर ये सैंक्शंस लगती हैं और अमेरिका जो है वो इसमें अमल दखल उसका नजर आता है? जी, वो इस तरह सैंक्शन लग सकती हैं कि पूरी दुनिया में जो इस वक्त फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल लेन देन, यानी कि जो डॉलर्स की एक तरसील एक मुल्क से दूसरे मुल्क या इस किस्म के जितने भी मामलात हैं उसे पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अमेरिका का स्विफ्ट सिस्टम इस्तेमाल होता है। ये दुनिया का वो निज़ाम है जिसके तहत पैसे एक मुल्क से दूसरे, खासतौर पर डॉलर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो दुनिया की जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी इदारे हैं, वो अगर कोई अपनी रकम ट्रांसफर करते हैं ईरान की तजारत के हवाले से तो सैंक्शन की जद में आ जाता है और वो पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते। लेकिन इससे हटकर अमेरिका अगर चाहे तो उस मुल्क पर भी
सैंक्शन लगा सकता है, यानी कि उससे हर किस्म के तजारती मामला को ख़त्म कर सकता है। और इसको अगर आगे मज़ीद मैं तफसील बताता चलूँ तो अमेरिका क्योंकि IMF में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, सबसे ज़्यादा उसके डायरेक्टर हैं, इसलिए IMF में भी उसकी से है, वर्ल्ड बैंक में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, सबसे बड़ा उनका स्टेक। सॉरी टू इंटरप्ट यू डॉक्टर साहब, हम ये हमसाया मुल्क की भारत को अगर हम देख लें तो कई बार ऐसा हुआ है कि भारत ने बिल्कुल अमेरिका की बात को नहीं सुना, सरफे नज़र किया है। तो क्या वजह है कि हमें बहुत ज़ाहिर है इस पर इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है अमेरिका के मौक़िफ़ को भी, और अगर ईरानी सदर आए फ़ौरन से उनका स्टेटमेंट भी आ गया, तो ये कितना ज़रूरी है कि बात को सुना जाए या फिर अपने मफाद में दरगुजर किया जाए? भारत या तुर्की या एक दो मुल्क और उन्होंने वेवर लिया हुआ है अमेरिका से इस मामले में। भारत ने ईरान से तेल भी खरीदा, तिजारत भी कर रहा है, तुर्की भी कर रहा है, तो वो वेवर लेके कर रहा है। पाकिस्तान के बारे में आपने सुना होगा कि हमारी तरफ से भी ये कोशिश की गई और हमारी तरफ से बयान भी आया पेट्रोलियम मिनिस्टर का और फॉरेन ऑफिस से भी कि वेवर की कोशिश की जा रही है। अभी तक वो वेवर मिला नहीं है। और वेवर किस तरह मिलता है, जाहिर है हर मुल्क की अपनी एक होती है अहमियत, उसकी ताकत, उसकी हैसियत दुनिया में, तो उसके मुताबिक जो जियो पोलिटिकल हवाले से मैं कर रहा हूँ, उस वक्त इंडिया की आपने बात की, इंडिया इस वक्त पूरे खित्ते में अमेरिका का सबसे बड़ा एलाइज है, चौधरी है, जो कि चाइना कंटेनमेंट में इंडिया को सामने लाके खड़ा किया जा रहा है। और वो अमेरिका समझता है कि उसके मफादात को हासिल करने के लिए इस खित्ते का सबसे बड़ा प्लेयर है, जिसकी वजह से उसकी न सिर्फ गलतियां, उसकी इंटरनेशनल कानून की जो खिलाफ वर्जियां हैं उसको भी दरगुजर कर दिया जाता है। ये इंटरनेशनल सियासत है। कश्मीर में जितनी भी दरिंदगी करे या जो माइनॉरिटीज के खिलाफ ह्यूमन राइट की वायलेशन करे या रिलीजियस फ्रीडम की जो रिपोर्ट अमेरिका ने शाया की है उसकी खिलाफ वर्जी करे इंटरनेशनल लॉ की, उसको दरगुजर किया जा रहा है और किया जा सकता है, जबकि क्योंकि अमेरिका और उसके एलाइज का उसमें मफाद है। पाकिस्तान के साथ भी जब वॉर अगेंस्ट टेरर था तो बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के बारे में भी दरगुजर कर दी जाती थी, लेकिन अब वो दरगुजर नहीं की जा रही हैं, जिसकी वजह से ये फर्क आपको नजर आ रहा है। और गो के अमेरिका ने ये इंदिया दिया है कि हम शायद इसको कंसीडर करें, वेवर को अभी तक नहीं किया है। ठीक है, अभी तक नहीं किया है, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत खुश आइंद है ये कि तकरीबन 2017 के बाद ये ईरानी किसी ऑफिशियल हुकाम का पाकिस्तान का दौरा है और इसके बड़े ज़बरदस्त नताइज भी हैं जो कि सामने आ रहे हैं इसी वक्त। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मईशत की अच्छी खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं और तारीख में पहली बार है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 71,000 की हद पार कर गया है। ये दीगर ममालिक का पाकिस्तान पर ट्रस्ट ही है जो मार्केट अब बेहतर हो रही है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ कारोबार में मस्बत रुझान देखने को मिला। एक मौके पर 100 इंडेक्स 717 पॉइंट्स के इजाफे से 71,623 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। तो IMF से नए कर्ज प्रोग्राम की दरख्वास्त मंजूर होने के बाद अब ईरानी सदर भी पाकिस्तानी दौरे पर हैं। माहिर मुआशियात सारी सूरत हाल पर क्या बताते हैं, ये जानने के लिए चलते हैं साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ज़फ़र मोतीवाला साहब की तरफ। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ा पॉजिटिव साइन है, तारीख में पहली बार है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 71,000 की हद पार कर गया है। इसका क्रेडिट किसको जाता है? क्या पॉलिसी के तहत स्टॉक मार्केट को सहारा दिया जा रहा है? मैं दूंगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के जो है ना, वो उनको दूंगा सीपी को। उन्होंने मार्केट में जब लोकल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो को हैंडल करने वाले फंड मैनेजर्स नहीं काम कर रहे थे तो वो एक्टिव हो गए थे। और फिर सोने पर सुहागा जो प्राइवेटाइजेशन की स्कीमों की स्पीड अप दिखाने का गवर्नमेंट ने कहा है, वो शो कर रहा है कि अब ये वाइट एलिफेंट्स जो है हमारे मुल्क से अब ये खत्म होंगे और ये मुसीबत जो हमारे ऊपर पड़ी हुई है सालों से, ये खत्म हो जाएगी। तो मैं क्रेडिट इनको पहले दूंगा। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी कि भाई वो IMF से डील करने, IMF से लॉन्गर वर्जन देने, IMF से ज्यादा पैसे लेने, ज़फ़र साहब ये भी बताएगा। तो ये भी सही। ज़फ़र साहब, IMF से नए कर्जे की दरखास्त की मंजूरी का स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। और ये वक्त जो आया था पावर वक्त,
बहुत ख्याल में है। पावर वर्फ जो आया था, जो इसका क्या कहते हैं सऊदीया का, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा आया है। अभी ईरान से भी जो MOU साइन हो रहे हैं वो भी अच्छे आए हैं। तो ये सब ओवरऑल सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा रही है। अच्छा, अब जफर साहब, क्या पाकिस्तान पर ईरानी सदर के दौरे के नतीजे में कोई बैरूनी दबाव आ सकता है? मेरे ख्याल में कोई बैरूनी दबाव नहीं आएगा। मेरे ख्याल में कोई बैरूनी दबाव नहीं आएगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिटवीन गवर्नमेंट्स टू गवर्नमेंट्स और बिटवीन नेशन टू नेशन होती हैं। तो जब वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, नेशन टू नेशन होगी तो आपको लगेगा कि कोई ऐसे दबाव कहीं से नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो तो अपना जिस तरह काम कर रही है और जिस तरह ये इनका जो प्रोग्राम है पूरा के 2 दिन में 3 सिटीज को संभालना और दिखाना, ये एक मैंने तो अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं सुना है। और ये बहुत अच्छी एक बड़ी एक मूव है जो शो कर रही है कि सब जो पावर ब्रोकर्स हैं वो सब इस डील के लिए खुश हैं। अच्छा, जफर साहब, इस वक्त छोटे ताजरों का एतमाद आप कैसा देख रहे होंगे? कुछ वक्त पहले तक तो छोटे सरमायाकार पैसा लगाने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब सिचुएशन कुछ तब्दील हुई है, तो क्या उन्होंने एतमाद का इजहार किया है? देखिए, छोटा इन्वेस्टर तो पहले बहुत लॉसेस कर चुका है और वो जो लॉसेस है उसको रिकूपरेट करने के लिए उसको बड़ा मुश्किल है। और फिर आपको पता है कि छोटे इन्वेस्टर के पास तो लिक्विडिटी क्रंच भी है। अपना इतने सस्ते स्टॉक्स जब इनको मिल रहे थे तभी वो नहीं हैंडल कर सक रहे थे। तो अभी उनके लिए तो अभी भी मुश्किलात हैं। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो फंड मैनेजर्स हैं वो एक्टिव हुए हैं, उनके सब चेक्स एंड बैलेंसेस भी हो रहे हैं। कई जगह पर ऐसी खबरें भी आई हैं कि कुछ हैंकी पैंकी हुई है फंड मैनेजर्स के लेवल पर, तो वो भी चेक हो रहा है। ये खुशाइन बात है कि अब लाखों के रुपयों की परेशानियां करने की जगह ये देखिए कि जो अरबों रुपए में गेम चल रही है ये क्या कर रही है। और ये हमारी कैपिटल मार्केट में भी और ये जो टैक्स में भी और ये जो FBI में भी ये सब का देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, जफर साहब, स्टॉक मार्केट के लिए क्या कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग की गुंजाइश होती है? कारोबारी तबका या फिर सरमाएदार कैसे इसमें अपना किरदार इन लॉन्ग रन अदा कर सकते हैं? बहुत से तरीके हैं। हर साल हम देते थे कि भाई आप जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके टैक्सेशन में डिफरेंस करें नॉन लिस्टेड से, ताकि नॉन लिस्टेड भी लिस्टेड आए। फिर IPOs आए। फिर इंटरेस्ट रेट का भी जो मॉनेटरी पॉलिसी में फर्स्ट टाइम नहीं तो सेकंड टाइम हुआ कि 50-50% वो जो है लोग डिवाइडेड हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई इंटरेस्ट रेट घटेगा, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, अभी भी हमारे हालात इतने अच्छे नहीं है। तो ओवरऑल जो है वो सिचुएशन तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी है, लेकिन पहले से बेहतर है। जब बैंक्रप्सी से हम बचे थे तभी से आप अगर देखिए कि वो प्री बजट प्रोग्राम्स जो होते थे, मैं भी आपके प्रोग्रामों में आया हूँ, तो प्री बजट में हम सब बिजनेसमैन का पूरे फोरम A to Z वो जो थे अपना यही कहते थे कि हम IMF से बात कर लें, IMF को संभाल लें, IMF से हर चीज करवा लें। अब जब IMF से ये जो जिदबाजी थी कि नहीं करना है न करना है, ये खत्म हुई है और स्मूथ रनिंग है, तो उसका बेहतरी की तरफ जाना तो था ही ना आखिर। क्योंकि 25 करोड़ आवाम बगैर कर्जा लिए कैश ट्रैप, तकलीफ में और इंपोर्ट बंद, डॉलर की हाई प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट की हाई प्राइसेस, ये सब आप हैंडल ही नहीं कर सकते थे बगैर IMF। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा जफर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सारी सी ओपिनियन हमें दी है। जफर मोतीवाला हमारे साथ थे, तो हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। भी प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं। कीप वॉचिंग अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। और अब हीरो पाकिस्तान में मैंने आपकी मुलाकात करवानी कैसे पाकिस्तानी स्टार चैंपियन से जिन्होंने दुबई में होने वाले कराटे कॉम्बैट मुकाबले में भारत को शिकस्त से दोचार किया है। फाइट के बाद बॉलीवुड स्टार सलमान खान भी पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद से मुलाकात के लिए पहुंचे और कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी, जिसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। जी, कराटे कॉम्बैट चैंपियन शाहजेब रिंद इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस शाहजेब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हर किसी को 20 सेकंड में नॉकआउट आप कर देते हैं, ये अल्फाज सलमान खान ने आपके लिए गए हैं। मगर फाइट का अहवाल आप सुनाइए, कैसे जज्बात थे भारतीय खिलाड़ी को शिकस्त देने के बाद?
जी बिल्कुल, सलमान खान से मुलाकात हुई, उसने मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की और उसने मुझे कहा कि फ़ाइट से पहले जब आपका वॉकआउट हुआ था, तभी मुझे पता चल गया था कि आप जो है ये फ़ाइट जीतोगे। तो उन्होंने अच्छा। बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया और मुझे बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशंस दी और उसने मुझे कहा कि सबको 20-20 सेकंड में नॉकआउट कर देते हो। अच्छा, इस फाइट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भारतीय खिलाड़ी राणा सिंह को थप्पड़ मारा था, जिसकी धूम इंडिया भर में सुनाई दी है। असल में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या था जो आपको मतलब थप्पड़ मारना पड़ा? जी बिल्कुल, इसका जो है वजह बहुत ही चीज़ें हैं। इस फाइट से पहले जो है सोशल मीडिया पे उसने जो है पाकिस्तान के खिलाफ बहुत से बुरी बातें की थी, पाकिस्तान को जो बहुत ज़्यादा गलत कह रहा था वो। और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी उसने पाकिस्तान के खिलाफ बुरी बातें की थी और मुझे भी उसने गाली दी थी और मेरी अम्मी को भी गाली दी थी। तो उस वजह से मैं उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और इस वजह से फिर उसके बाद उसने मुझे धिक्का भी दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। जब उसने मुझे धिक्का दिया, मैंने देखा कि यार अब जो है बहुत ज़्यादा हो गया, अब जो है बर्दाश्त से आउट है, तो मैंने उसको जो है एक टाइट चपेट मारी। नहीं, बिल्कुल गलत बिहेवियर है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अच्छा, बॉलीवुड सुल्तान सलमान खान से जब मुलाकात आपकी हुई तो मजीद क्या बातें हुई? सलमान खान के अलावा दीगर कौन कौन सी शख्सियात से आपकी मुलाकात हुई जिन्होंने जीत के बाद आपकी हौसला अफजाई की? जी बिल्कुल, वहाँ पे जो है सलमान खान आए थे और बहुत सी मतलब एक्टर्स आए थे, इन्फ्लुएंसर्स आए थे, म्यूजिक आया था और बाकी जो है हमारी यूएफसी वर्ल्ड चैंपियंस थे, हमजा चिमाएव और बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स थे वो आए थे और दुबई का जो है प्रिंस आया था, अबू धाबी का प्रिंस आया था और सलमान खान ने मुझे कहा कि क्या हर किसी को 20-20 सेकंड में नॉकआउट कर देते हो? क्योंकि इससे पहले भी मेरी फाइट्स हो चुकी है 3-4 फाइट्स। ये मेरा 4th स्ट्रीक है जब मैं नॉकआउट कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे विन की है। और सलमान खान ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और मुझे कहा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट फाइट हम आपको बुलाएंगे और मेन इवेंट में आपको फाइट देंगे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। अच्छा शाहज़ेब, कराटे कॉम्बैट में आपके साथ मोहम्मद रिजवान भी थे जिन्होंने भारतीय खिलाड़ी पवन गुप्ता को शिकस्त दी, तो आप कितने पुरुमीद थे कि राणा सिंह को आराम से आप जेर कर लेंगे? जी बिल्कुल, ये मुकाबला थोड़ा सा टफ था क्योंकि राणा सिंह जो है इंडिया का जो है सुपरस्टार है। इंडिया में उसने बहुत ज़्यादा इवेंट्स खेल चुके हैं और दुनिया के जो टॉप लीग्स है, यूएफसी हो गया, वन चैंपियनशिप हो गया, बेलाटर हो गया, उन सब में उसका एक्सपीरियंस रह चुका है। वो बहुत मतलब मुझसे ज़्यादा उसका रिकॉर्ड 11-2 है, मुझसे ज़्यादा उसका रिकॉर्ड था और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा प्लेयर था। तो मुझे लग रहा था कि ये फाइट टफ होगी क्योंकि लेकिन ये था कि मुझे यकीन था अपने मेहनत पे, अपने कोचेस पे यकीन था मुझे। फिर लोगों ने मेरे साथ मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने मेहनत पे मुझे फिर मैं इसको जो है फर्स्ट राउंड में ही फिनिश करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिंग में गया, पूरा कॉन्फिडेंस से मैं गया और अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है फर्स्ट राउंड में ही अच्छा, उसको आप फिनिश कर दिया। आलमी कराटे मुकाबलों में तो आप पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या फिर सूबाई सतह पर हुकूमत की तरफ से कुछ सपोर्ट आपको हासिल है या फिर सेल्फ फाइनेंस पर सारे मामलात चल रहे हैं? कुछ बताएंगे इस बारे में? नहीं, फिलहाल तो अभी कोई स्पॉन्सर नहीं है। या अमेरिका में एक एप्लीकेशन है कायो जो मुझे इस फाइट में जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था और पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से अगर बात करें, पाकिस्तान गवर्नमेंट से अभी तक कोई मुझे सपोर्ट नहीं मिली। बलूचिस्तान गवर्नमेंट में अभी जो है न्यू सेक्रेटरी है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो है जो भी पुराने जो सेक्रेटरीज थे, जो मिनिस्टर थे, किसी ने मुझे आज तक कोई सपोर्ट नहीं किया है। ना मेरे सीएम साहब ने भी मुझे लास्ट टाइम ऐलानात किए थे और मतलब जो भी थे जितने लोग थे पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने मुझे इतना खास सपोर्ट नहीं किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हूँ मैं अपने मदद आपकी तरफ यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी मैं जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट से मुझे कोई उम्मीद नहीं, इंशाल्लाह अपने मदद आप मैं जो है पाकिस्तान का जितना नाम चले जी, बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। अब ये बताइएगा आखिर में शाहज़ेब के नए टैलेंट को आप क्या मशवरा देंगे, किस तरह वो इस खेल में खुद को मनवा कर मुल्क का नाम फ़ख्र से बुलंद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, आपको पता है बलूचिस्तान में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर मैं बलूचिस्तान से निकल के यूएसए में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ और दुनिया में जो है टॉप 10 में आ सकता हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। जब आप जस्ट अपना जो है आप एक ड्रीम बनाए, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आप सेट करें और अपने ऊपर आप बिलीव करें। जब आप अपने ऊपर बिलीव करेंगे तो रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। जस्ट मेहनत करते जाए और अपने अल्लाह पे यकीन रखें और मेहनत करते जाए, इंशाल्लाह आपको उसका फल जो है ज़रूर मिलेगा। और जैसे कि आप मुझे एज ए सकते हैं, मैं बलूचिस्तान से निकला और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए मैं जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्या बात है, ज़बरदस्त शाहज़ेब। सबको जो है मैं
बहुत शुक्रिया। नेक तमन्नाएं आपके लिए, ऐसे ही आप कामयाब होते रहें और मुल्क का नाम रोशन करते रहें। और जाहिर है ये सब कुछ ऐसे मुमकिन नहीं है, इसके पीछे एक लगन है, आपकी मेहनत है जिसका समर आपको मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, जितने भी इस तरह के प्लेयर्स हमें नज़र आते हैं, इस तरह के एथलीट्स हमें नज़र आते हैं, उनकी इसके पीछे सख्त मेहनत होती है, डाइट का ख्याल रखा जाता है, ट्रेनिंग की जाती है, प्रैक्टिस होती है, उसके बाद ही ऐसा मुमकिन होता है कि आप 20 सेकंड में किसी को नॉकआउट कर दें। तो ये हेल्थ के जो मामलात हैं ना, वो इससे बहुत जुड़े हुए हैं। जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होंगे, मेंटली फिट नहीं होंगे, तब तक ये मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी में या फिर किसी स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकें, अपना नाम रोशन कर सकें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकते हैं। कुछ सेहत की बात करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि सेहत से जुड़े हैं सारे मामलात। तो इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में बेईमान अफराद की भरमार है और हर कारोबार से मुंसलिक अफराद ज़ायद मुनाफे के लिए हराम को हलाल बनाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। लेकिन जब ग़िज़ाई ज़रूरियात की बात हो तो ग़िज़ा में होने वाली मिलावट के बायस अमवात की तादाद में इजाफा और बीमारियाँ मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। हम अपना जितना भी ख्याल रखें, लेकिन अगर मार्केट में मौजूद लोकल और बहुत से ब्रांडेड पकवान, तेल और घी, हत्ता कि हम देखते हैं कि मक्खन और मार्जरीन भी इस कदर खौफनाक है कि ये हमारे दिल की शरियानों को बंद कर रहे हैं। तो अब वैसे तो खैर मैं देखती हूँ कि पाकिस्तान से बाहर अगर देखा जाए तो लोग अब जा चुके हैं स्टीम्ड वेजिटेबल्स पर और ग्रिल्ड खाने पर, और तेल का इस्तेमाल लोगों ने छोड़ दिया। जैतून का तेल वो सिर्फ ऊपर से डाल के खाते हैं, तो वो हेल्दी रहते हैं, ना तो कोई हेड स्ट्रोक होता है ना हार्ट स्ट्रोक होता है, और सेहत के लिहाज से वो मुतमईन और खुश रहते हैं। इस वक्त मैं बात करूँगी, मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर सैयद एहसन हुसैन साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, काफ़ी लंबी मैंने तमहीद बांधी है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। फिजिकली मेंटली जब तक हम ठीक नहीं होंगे, जाहिर है हम किसी भी फील्ड में हो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम अपनी सेहत को लेकर परेशान रहेंगे। अब मिलावट, तेल ऐसे ऐसे आ गए हैं, मार्जरीन इस तरह की कि लगता है पता नहीं इसमें क्या होगा जो हम खा रहे हैं। कुछ बताएंगे कि ये जो आम रूटीन में जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, हम देखते हैं कि कॉमन जो प्रॉब्लम है सर दर्द, आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, माइग्रेन, और एक नॉर्मली जब ये कहा जाता है कि जी मेरे सर में दर्द हो रहा है, कहते हैं जी पैरासीटामोल खा लो ठीक हो जाओगे। ये वो कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें सीरियस लेने हैं? यहाँ की जो सर दर्द है ये नॉर्मली किसी भी टेंशन से भी हो जाती है, नींद पूरी ना हो तो भी हो जाती है, या इसकी दीगर वजूहात भी होती हैं? देखें, जो सर दर्द है ये बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, बीमारी एक अलग चीज़ होती है। जिस तरह आपने माइग्रेन का, ये बीमारी है, ठीक है। सिम्टम जो है वो हेडेक है। हेडेक आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों में मिलेगा, जैसे कि आपने ख़ुद कहा कि नींद की कमी से मिलेगा। अगर किसी की इनअप्रोप्रिएट नींद हुई हुई है, कुछ चंद घंटे सो के उठा है या बीच बीच में उठा है, तो उसका दिन जो है वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। इसी तरीके से हेडेक को की वेरिएशन आप सिंपल सर दर्द से लेके स्ट्रोक तक जाती है। तो ये जितनी जो चीज़ें आप कह रही हैं ये सिम्टम्स में आती हैं, और इसको हम करेक्ट बहुत इजीली कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। अच्छी तरह नींद लें, हाइड्रेट करें अपने आप को, अपना दिन हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार मैं ORS को रेकमेंड करता हूँ गर्मियों में, कि आप हफ्ते में 2 से 3 बार बॉटल में ORS बना के ले लें। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएगा भी, जैसे कि माइग्रेन की आपने बात की और आपने कहा कि ये बीमारी है, हमारे यहाँ मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ये बीमारी है लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे। वो बस ये कहते हैं कि कुछ टाइम मैं सो जाऊँगा, कुछ टाइम मैं ज़रा मुझे कुछ स्पेस चाहिए, मैं बैठूँगा, ये खुद ही ठीक हो जाएगी। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनकी पूरी एक आंख रेड हो गई, माइग्रेन से वॉमिट्स स्टार्ट हो गए। तो ये किस तरह की बीमारी है और ये कितनी संगीन नौयत की है कि इसका हमें अंदाज़ा नहीं? देखिए, अभी जैसे शुरुआत में आपने बात की कि सेहत है तो ज़िंदगी है, ठीक है। तो हमारी जो कोई भी सिम्टम जो है ना, वो अगर आपकी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करना शुरू कर दें तो आपने उसको सीरियसली लेना है। और किसी भी चीज़ को आपकी बॉडी से रिलेटेड हो, उसको आपने सीरियसली ज़रूर लेना है। उसको आप इस तरह नहीं हो सकता कि आप बोलें कि अगर कोई भी सिम्टम हो, चाहे वो पेट का दर्द हो, आपको नहीं पता वो किस हद तक आगे तक जाएगी बात। इससे बहुत बेहतर ये होगा कि अगर 1 से 2 मरतबा एपिसोड आए तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, मुझे भी समटाइम माइग्रेन होता है, लेकिन कुछ टाइम मैं सो जाऊँ तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो इस तरह होता है कि 2-3 महीने में एक दफ़ा हो गया। ऐसे नहीं कि मुझे मतलब हर दूसरे तीसरे दिन ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन उस वक्त पे सिचुएशन ऐसी होती है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आपको बस कुछ वक्त चाहिए अपने आप को ठीक करने के लिए।
अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये डॉक्टर लेबल करे तो बेहतर है। अच्छा। हम लोग सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ लेबल हम कर लेते हैं बीमारियों को, और फिर हम गूगल पे जाते हैं और फिर हम अपने हिसाब से जो है उनके सिम्टम्स जो है वो उनकी दवाइयाँ जो है वो निकालते हैं, ट्रीटमेंट प्लान। मैं उसको रेकमेंड नहीं करूँगा। रेकमेंड मैं ये करूँगा कि आप डॉक्टर के पास जाएँ। अगर वो आपको क्या पता कि वो माइग्रेन है भी या नहीं, मैं इन जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, या वो क्लस्टर हेडेक है वो उसी तरह प्रेजेंट करता है, या आपको सिंपल हेडेक है, ये टेंशन हेडेक है, तो वो बेसिकली जो डिफ्रेंशिएट करेगा वो डॉक्टर करेगा वो, और फिर उसी हिसाब से फिर आपका ट्रीटमेंट प्लान होगा। सही। हाँ, छोटी कुछ चीज़ें से जिस तरह मैंने जिस तरह सर्च किया कि स्लीप और वाटर इनटेक से फ़ौरन फ़र्क पड़ता है, तो अगर वो आप कर लें वो तो आपके हाथ में है, मगर इसके आगे कि दवाई खुद लें, खुद गूगल करें, ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हेड स्ट्रोक ये एक ऐसे टर्म है जो आई डोंट थिंक सो पाकिस्तानियों ने इतनी सुनी है। वो ज़्यादा हार्ट स्ट्रोक ही सुनते हैं कि भाई दिल का दौरा पड़ गया, छोटा था या बड़ा था। हेड स्ट्रोक भी होता है, और उसके सिम्टम्स क्या हैं और वो क्या बीमारी है, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं आज। अच्छा, तो बेसिकली स्ट्रोक जो है वो दो तरह के हैं, ये इस्केमिक है और एक हेमरेजिक है। इसके फिर फर्दर 3 टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, वो लोकेशन के हिसाब से आ जाती हैं। एक स्ट्रोक वो हो रहा है कि जिसमें खून शराइनों में कम पहुंच रहा है, इसको इस्केमिक कहते हैं। एक वो है जो स्पिल ऑफ हो गया, जो फट गया, उसको हम हेमरेजिक कहते हैं। दोनों मोर और लेस जो है उनकी प्रेजेंटेशन सेम है, उनके साइड इफ़ेक्ट सेम है, और दोनों का ट्रीटमेंट प्लान जो है वो हम इस बेसिस पे हम पहले तकरीबन 90 मिनट में हम टेस्ट करके देखते हैं उनको, सीटी स्कैन करके देखते हैं। अगर हेमरेजिक होगा तो हम अलग उसका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, और इस्केमिक होगा तो हम अलग प्लान करेंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की, मतलब इस टॉपिक से पहले, कि हम लोग मिलावट वाला खाना खा रहे हैं, हम लोग कुकिंग ऑयल्स जो यूज़ कर रहे हैं वी डोंट नो कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, या फिर उनकी प्रोडक्शन कैसे हुई है। मुझे बताएंगे कि अब दिमाग ज़ाहिर है पूरी बॉडी को मैनेज कर रहा है, दिमाग हेल्दी होगा तो आप हेल्दी रहेंगे। अपने दिमाग को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या लाइफस्टाइल है जो अडॉप्ट करना है, किस तरह की खुराक खानी है, क्या होना क्या चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो हमारे दिन स्टार्ट होना चाहिए जल्दी, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली बर्ड होना चाहिए। इसका बहुत इम्पैक्ट है हमारे इंटरनली, हम पे बहुत इम्पैक्ट है। उसके अलावा जो है एक हमारे डेली रूटीन में वॉक ज़रूरी है। 35 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा जो डाइटरी जो खाना है वो जितना नेचुरल हो, जितना ऑर्गेनिक हो, जितना नेचुरल हो, उसका उतना फ़ायदा है। जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। हम कराची में रहते हैं, हमें अवॉइड करना चाहिए जंक फूड को। अच्छा, इसके अलावा जो है आपका जो स्लीप पैटर्न है, इसका आपने बहुत ज़्यादा आपने मॉनिटर करना है। आपकी अगर हफ्ते में अगर एक दिन भी स्लीप जो है वो इनएडिक्वेट है तो आपने उसको अनअटेंडेड नहीं जाने देना, आपने उसको टेक केयर करनी है, आपने उसको स्लीप को प्रॉपर अपनी उसका ख्याल रखना है। सही, यानी कि सब कुछ जुड़ा हुआ है बॉडी को हाइड्रेट करने से और नींद पूरी करने से, और जाहिर है एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और मैंने तो ये सुना है कि आफ्टर 35 आपको खुद को इजी लेना छोड़ दें, लाजमी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं जिम जाने का टाइम मिलता, बस वो जाहिर है अपनी कंप्यूटर टेबल के सामने बैठे रहते हैं और उनको नहीं इतनी एक्टिविटी का मौका मिलता, फिर जाहिर है ओबीज, और डाइट अगर उनकी अच्छी ना हो तो उनको शुगर भी बहुत जल्दी हो जाती है। अच्छा, मुझे क्या बताइएगा कि ये कितना इसका लिंक है ख़ास तौर पर शुगर और ब्लड प्रेशर से, क्योंकि आजकल हर घर में शुगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट मौजूद है। बहुत ज़्यादा लिंक है। स्ट्रोक का डायरेक्टली 3-4 चीज़ों से लिंक है। उसमें नंबर 1 ब्लड प्रेशर है, नंबर 2 शुगर है, इसके अलावा ओबेसिटी, जैसे आपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, इन चीज़ों से डायरेक्ट लिंक है। और फिर एक चीज़ आ जाती है जेनेटिक्स, जो कि हम उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, मगर हाँ इन तमाम चीज़ों को हम एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम हेल्दी खाएंगे और जितना ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे, हम अपनी लाइफ को बेटर राउट पे ला सकते हैं। सही। डॉक्टर एहसन मेरे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमें बताया कि हेड स्ट्रोक क्या होता है और किस तरह अपनी सेहत को बेहतर रखा जा सकता है। उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह
कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़ है और वो पाकिस्तान के नाम हो गया है क्योंकि CEO वाटर कॉरपोरेशन सैयद सलाहुद्दीन जनूबी एशिया से स्टीयरिंग कमेटी के रुकन के तौर पर मुंतखब हो गए हैं। CEO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद की लंदन में मुनक़िदा ग्लोबल वाटर समिट 2024 में उन्होंने शिरकत की है और सैयद सलाहुद्दीन अहमद ने ग्लोबल वाटर समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। ग्लोबल वाटर समिट में दुनिया भर के 300 ग्लोबल वाटर लीडर शरीक हुए थे और इसी हवाले से उनसे बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं CEO कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सैयद सलाहुद्दीन कॉरपोरेशन है वाटर कॉरपोरेशन सैयद सलाहुद्दीन साहब। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रियली सॉरी, ये जो हम लोग KWSC पढ़ते रहते हैं ना तो वो मेरे स्लिप ऑफ टंग हो गया। एनीहाउ पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप स्टीयरिंग कमेटी के रुकन मुंतखब हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि ग्लोबली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अब माशाल्लाह से आप रुकन में हैं। क्या सबसे तो आपको फील क्या हो रहा है? देखिए ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। पहली चीज़ तो ये है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन अब एक जब कॉरपोरेशन बना तो उसको दुनिया ने बहुत गौर से देखा क्योंकि कॉरपोरेटाइजेशन के बाद आपके एवेन्यूज़ खुलते हैं इन्वेस्टमेंट के, जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, जो हमारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो रही है उसको जो है वो ग्लोबल लेवल पे बहुत क्लोजली वॉच किया जा रहा है। यही एक वजह थी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं आपके जो UN के गोल्स हैं उनको तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो यूटिलिटीज़ हैं वो कैसे हासिल करेंगी, तो उसका एक रोड मैप्स जो हैं वो तमाम यूटिलिटीज़ ने दुनिया में बनाए हैं। उन यूटिलिटीज़ की रोड मैप्स को इवैल्यूएट करने के लिए 300 ग्लोबल लीडर्स के अंदर से स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई जो कि 7 मेंबरान पे मुश्तमिल है और उसमें जनूबी एशिया से मुझे सेलेक्ट किया गया और ये ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस की कमेटी है जो कि दुनिया में एक बहुत बड़ा इदारा है जो हमारे वाटर रिलेटेड इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक एस्पेक्ट है, उसको एड्रेस करता है। अच्छा सलाहुद्दीन साहब, बड़े अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ हम अक्सर ये बात करते हैं कि हम लोग दौरे भी करते हैं, ऐसी समिट्स का हिस्सा भी होते हैं, ऐसी कमेटीज़ के मेंबर्स भी होते हैं, पॉलिसीज़ हमें पता होती हैं, डिस्कशंस हो रही होती हैं, प्रैक्टिकली कुछ नज़र नहीं आता। देखिए पहले तो चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन है उसको एक एस्पेक्ट यहाँ से ये मिला है, एक एवेन्यू मिला है कि वो इंटेंशनली अपने आप को रिकग्नाइज़ कराए, नंबर 1। उसके बाद देखें जो पार्टनरशिप्स हैं ना, जैसे मैं जब वहाँ गया तो लोगों ने स्लज ट्रीटमेंट की बात की, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात की और इंटरनेशनली जब तक कि इन ऑर्गेनाइजेशन में मैं समझता हूँ जब तक कि कोलैबोरेशन नहीं होती, देयर इज़ ए कॉन्सेप्ट ऑफ पीयर टू पीयर लर्निंग। जब आप वहाँ जाते हैं तो फिर उसके बाद यहाँ पे लोग आकर इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कराची के अंदर नहीं हो पा रही थी, अभी हम एक बहुत बड़े पैमाने पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है TP4 के नाम से, जो करंगी में इसी इलाके के अंदर जो है वो इंस्टॉल होना है, और वो जब तक कि हम उसको इंटरनेशनली ग्लोबली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे और उनको बताएंगे नहीं कि जी कराची के अंदर ये एवेन्यूज़ मौजूद हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इवन यू कैन मेक मनी बिकॉज यू कैन सेल दिस वाटर टू द इंडस्ट्री, जिनकी डिमांड मौजूद है करंगी में, लांडी में और इवन अदर एरियाज़ ऑफ कराची ऑल्सो। तो मैं समझता हूँ कि एक पहला स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है और आगे चल के इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। लेकिन क्या वजह है सलाहुद्दीन साहब के इस पहले स्टेप को लेने में इतना वक्त लगा है? एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जो कि एक मुआशी हब भी है और उस शहर में समंदर भी है और यहाँ पर पानी मौजूद नहीं है, और जो पानी है वो जिस तरह का है वो भी आपको पता है कि लोगों को अब इतनी डेप्थ में जाके बोरिंग करानी पड़ रही है यहाँ पर, फिर भी पानी नहीं मिल रहा। तो क्या वजह है कि इतना वक्त लगा? ये पहले ले लेना चाहिए था स्टेप। नहीं देखिए, इसमें ऐसा है ना कि जो बल्क वाटर का पानी जिसको हम कह सकते हैं, जो कि इस वक्त हमारे पास सबसे ज़्यादा कींझर से अवेलेबल है पानी, उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह K4 के साथ साथ KWNSC भी इस पे काम कर रही है कि हम दूसरे जो हमारे अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज हैं हम उसको टैप करें। लेकिन देखिए ये बहुत बड़े लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। अभी भी मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं कि सिर्फ K4 के अंदर ही 126 बिलियन रुपीस का K4 मेन स्ट्रीम का प्रोजेक्ट है, 74 अरब रुपए का ऑगमेंटेशन का प्रोजेक्ट है, फिर लाइनिंग होनी है उस अपर फीडर की, KB फीडर की, जिससे पानी के सीपेज को बचाना है।
वो तकरीबन जो है 42 बिलियन का प्रोजेक्ट है, तो उसको हम अगर इनगल्फ करें तो ये बहुत बड़े पैमाने की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। लेकिन वही बात है सलाउद्दीन साहब की, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बहुत बड़े पैमाने की रिक्वायर्ड है, लेकिन हमारा मुल्क वो मुल्क है कि जहाँ पर बारिशें आती हैं, सैलाब आ जाते हैं, इतना इतना पानी वेस्ट हो जाता है, डैम्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। K4 मंसूबा एक सदियों से हम सुनते आ रहे हैं कि बन रहा है, वो आज तक मुकम्मल नहीं हो पाया है। हम लोग देखते हैं कि हमारे ऑफिशियल्स बाहर जाते हैं, मीटिंग्स होती हैं, टूर्स होते हैं, लेकिन वहाँ जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है, पता नहीं क्यों उस पर यहाँ पर काम उस तरीके से नहीं हो पाता कि हमें भी कुछ उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स नज़र आएँ। देखिए, अब देखिए, मैं ये आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन पहले अपने आप को इंटरनेशनलाइज करना भी बड़ा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अब K4 के लिए भी इंटरनेशनल कंपनीज इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट चाइनीज़ कंपनीज काम कर रही हैं। आगे भी हम देख रहे हैं कि जो उनकी रिव्यू कर रही हैं वो ऑस्ट्रियन कंपनीज हैं जो उसको कर रही हैं। तो जैसे मैं इससे बताना चाह रहा हूँ आपको कि जिस तरह से KWNSC लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को अब टेकअप कर रही है, मेरा ख्याल है उस तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन उसको में भी वेल सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। अगर ये सारी चीज़ें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक प्लेटफॉर्म नहीं बनता तो आप नहीं समझ सकते कि जी इस तरह के इतने लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स कैसे इंप्लीमेंट होते। लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, जो पीयर टू पीयर लर्निंग है, यूटिलिटीज़ के साथ जो जैसे नॉन रेवेन्यू वाटर है, हमारे जो वाटर लॉस हो रहा है लीकिंग पाइप से, उसकी लर्निंग, उसके डेवलपमेंट, उसके साथ ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गुजरते वक्त के साथ साथ जिस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनको अडॉप्ट करना और फिर उनको इम्प्लीमेंट करना, मेरा ख्याल है KWNSC अब शुरू करेगी। ये इम्प्लीमेंटेशन आपके ख्याल में कितनी मुश्किल है फ़िलहाल के सिनेरियो में? क्योंकि हम तो यहाँ ये भी देखते हैं कि इतने इंच की पाइपलाइन फट गई पानी की और बस फिर वो पानी बहता रहा और इतने गैलन पानी वेस्ट हो जाता है कि उसकी मुरम्मत में भी इतना वक्त लग जाता है। किस तरह पॉसिबल हो पाएगा? जी देखिए, इसमें अभी जैसे मैं तो हमेशा ग्लास हाफ फुल स्कूल ऑफ थॉट का आदमी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि देखिए हमने इस वक्त धाबेजी राइजिंग मेन है, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन जो है, KWSSIP एक प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड बैंक का फंडेड प्रोजेक्ट है, उसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट लाना शुरू कर दी है। आपने अक्सर अभी देखा होगा ये सीवरेज की जो सक्शन एंड जेटिंग ट्रक्स हैं, वो गाड़ियाँ आपको सड़कों पर दौड़ती नज़र आती हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। जो पानी की पाइपलाइनें लीक हो रही हैं उनको मुस्तकिल बुनियादों पर रिपेयर करें। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फिज़िकल लॉसेस का है, ये प्रेशर की वजह से लीक करता रहता है, तो ये एक कंटिन्यूअस जॉब है। तो इसमें सलाउद्दीन साहब, हाउ इज़ इट पॉसिबल? जब तक कोई मास्टर प्लान मौजूद नहीं होगा उसके बगैर तो मुमकिन नहीं। आप एक तरफ से चीज़ ठीक करेंगे, उधर से चीज़ दूसरी ख़राब हो जाएगी। मास्टर प्लान में देखें, इसकी एक हाइड्रोलिक स्टडी होती है विच इज़ कॉल्ड, जनरली मास्टर प्लानिंग में ये होता है कि आपका पूरा पानी जब आपके वाटर ट्रंक मेन्स में रन कर रहा है तो आपको पता है कि वो कहीं से जहाँ ट्रैवल करेगा वहाँ पे एक प्रेशर उसका होगा, उसके अलावा वहाँ उसकी यूजेज कैसे होना है। तो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन जो है वो मास्टर प्लानिंग स्टडी जो है उसका आगाज़ उसने कर दिया है। एक इंटरनेशनल फर्म है जो इसको कर रही है, जो 1.5 साल के अंदर से मुकम्मल करेगी। इसके अलावा यही नहीं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ज़रूरी नहीं कि वो समंदर के किनारे लगें, वो ऊपर भी लग सकते हैं, अपस्ट्रीम में भी लग सकते हैं। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें उन्होंने तैयार करके देनी है माशाल्लाह। अच्छा, अभी माशाल्लाह से जिस तरह आप स्टीयरिंग कमेटी के रुकन मुंतखब हो गए हैं और आप इस मामले पर ज़ाहिर है बहुत संजीदगी से काम भी कर रहे हैं, कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि इतने बड़े पैमाने पे? आपने बताया कोरंगी में फ़र्स्ट स्टेप है जो कि शुरू हो भी गया है। किसके साथ ताउन आप लोगों का हुआ है और किस तरह ये काम शुरू हो गया है और कब तक मुकम्मल होगा? कोई टाइम फ्रेम भी है? कब नज़र आएगा वाकई में कि भाई इस पर काम हुआ है और लोग उसका जो रिज़ल्ट है उससे फ़ायदा उठाएँगे? देखिए, जो अभी ग्लोबल वाटर समिट के हवाले से तो मलेशियन कंपनीज़ हैं जो कि सीवरेज से रिलेटेड डील करती हैं, वो इंटरेस्टेड हैं। जो पानी के सप्लाई के हवाले से अभी हम एक्वा डी पोर्चुगल के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग का कंपोनेंट करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम सीवरेज ट्रीटमेंट के हवाले से देखें तो चाइनीज़ कंपनीज़ भी हैं, जो है UAE की कंपनीज़ भी हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं। अभी तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी एक बहुत अच्छा UAE के साथ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर एग्रीमेंट भी किया है और कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन उस एग्रीमेंट के तहत अपना एक प्रोजेक्ट जो TP4 है वो भी उसको पिच करने जा रहा है, बल्कि कर दिया है पिच। तो मैं समझता हूँ कि जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, पानी के हब कैनाल को हम जो है वो रीवैम्प करने जा रहे हैं।
जिसमें जो है हम बहुत अच्छी कर रहे हैं, हमारे लग रहा है ऐसा हो भी नहीं, ये सब तैयार हो गया हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये क्रेडिट, जो लीडरशिप क्रेडिट है, वो मेयर कराची साहब को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इसको कंसीव किया और उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट अगर हम ADB में क्यों नहीं कर लेते, बजाय इसके कि हम इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ही लेके जाएँ। तो मैं समझता हूँ कि हमारी अब इन तमाम तरफ निगाह है और इंशाल्लाह ताला KWNSC का काम होता हुआ नज़र आएगा आपको। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगी बतौर कराचीआइट या बतौर पाकिस्तानी, व्हाट डू यू हैव इन योर माइंड, आपको क्या लगता है कि कब इस शहर में, यहाँ तो ये मिथ है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई भले समंदर है, आगे आने वाले वक्त में यहाँ पानी नहीं मिलेगा, इवन कि पंजाब में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई स्टोरेज नहीं है, उस तरह से काम नहीं हो रहा। आप क्या देख रहे हैं कि कितना वक्त लगेगा इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल होने में, और कब हम ये कह सकते हैं कि जी हाँ अब कोई मसला नहीं है, पानी भी मिलेगा और साफ़ पानी मिलेगा? देखिए, जो UN SDGs की कमिटमेंट है वो 2030 की है। हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये भी 2032 तक का है। हमें टाइमलाइंस तो मैं तो आपको थोड़ा सा मेजर बता दूं उसके साथ, लेकिन देखिए, क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ये साइड बाय साइड चलने वाली चीज़ें हैं। वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, K4 मुकम्मल हो जाएगा? जी बिल्कुल होगा इंशाल्लाह ताला। K4 की पेस इस वक्त मैं आपको बता दूं, इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट बहुत उमदगी के साथ उसको पेस को मेंटेन करिए। सिर्फ इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि उनकी फंडिंग को जो है वो इंश्योर किया जाए कि वो आगे भी मिले। तो प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन देखिए वो तो वो रुक जाती है, फिर कॉस्ट बढ़ जाती है। सेक्टोरल फंडिंग में प्रायोरिटीज़ तो सेट की जा सकती हैं, और मैं समझता हूँ कि कराची के लिए इससे बड़ा मंसूबा नहीं है। और 18 साल पहले हमने एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल मंसूबा किया था जिसको हम K3 कहते हैं 2006 में। अब अगर ये वक्त आ गया कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अब नया पानी नहीं ऐड कर पा रहे, तो मेरा ख्याल है ज़रूरत है समझ की है कि हम इसको, इस फंडिंग को इंश्योर करते हुए न सिर्फ ऊपर बल्कि डाउन स्ट्रीम में भी काम। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि तकरीबन 5 से 6 साल? जी बिल्कुल, ये सीवरेज ट्रीटमेंट में भी और पानी के इसमें भी, लेकिन K4 तो जल्दी ख़त्म होगा इंशाल्लाह ताला। हम 2027 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 26 का एंड, 27 का शुरू में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पानी जो है हमारे K4 का पानी हमारे नलकों में आना शुरू होगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा आप कुछ सोशल इश्यूज़ पर भी बात कर लें जो कि पानी से रिलेटेड हैं। आपको पता है कि इस शहर में पानी कितना महंगा बिकता है, तो इस हवाले से क्या सोच रखते हैं? मैं इसको देखिए, मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने जब नई मैनेजमेंट ने जब चार्ज संभाला तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज़ थे। जो अपस्ट्रीम पे लोग रह रहे हैं वो पानी, यानी करीब, जिनका सोर्स के करीब है वो पानी जल्दी ले लेते हैं, और जो नीचे डाउन स्ट्रीम पे रह रहे हैं उनको पानी मिलता नहीं है। तो फिर हमने एक प्रॉपर मरबूत टैंकर हाइड्रेंट, यानी जिसे हाइड्रेंट मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आए, और वो डिजिटल है सारा का सारा, और आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं ऐप के ऊपर। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरह आपके चैनल के तवज्जुह से अगर मैं तमाम अवाम उन्नास से अपील करूँ कि आप KWNSC का ही पानी ख़रीदिए। यहाँ जो प्राइवेट ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं वो KWNSC के इलीगल तरीके से वाटर ट्रंक ड्रेन्स को पंचर करके, क्योंकि प्रेशराइज आप लोगों का सिस्टम इस तरह का है कि आप लोग पूरे शहर में जहाँ जहाँ पानी की ज़रूरत हो उस तरीके से, मतलब जी बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, इस वक्त मैंने तकरीबन कोई 42 मिलियन गैलन्स पानी जो है मैक्सिमम सेल किया है अपने लीगल हाइड्रेंट से, लेकिन हम उसका जो क्वांटम है वो 21 से 22 मिलियन गैलन्स के करीब है, जो कि तकरीबन 15% बनता है टोटल सप्लाई का। 10 से 15% के दरमियान, कभी 12.5, कभी 13%। लेकिन इसमें क्रैकडाउन होना भी बहुत ज़रूरी है। जी ज़रूर, इसीलिए मैं ये बताया कि आपको पिछले हमने कोई 5 महीने के अंदर पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की मदद से हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकरीबन 220 हाइड्रेंट्स हैं जो कि फ़िज़िकली तोड़े हैं, और उससे 25 मिलियन गैलन पानी अंदर डाइवर्ट किया है दोबारा। तो ये एक फ़िनोमिनल सक्सेस है जो KWNSC को हासिल हुई है। और ऑफ कोर्स ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट की फुल पेटर्नेज थी, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की फुल पेटर्नेज थी, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं था। और मैं समझता हूँ कि इससे एक डेटरेंस आई है। और इस वक्त 3000 टैंकर्स ऐसे हैं जिसमें आपने गुजरते हुए देखा, विंड स्क्रीन के ऊपर हमने QR कोड लगा दिए। अगर आप उसको सिर्फ तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ड्राइवर लेकर आ रहा है, गाड़ी की डिटेल्स कहाँ है, किस हाइड्रेंट से लेकर आ रहा है। तो इट इज़ ऑल टुगेदर। और उसके अलावा ज़बरदस्त, अगर आपका ज़ाहिर है इसके पीछे एक माइंडफुल एफर्ट्स आप लोगों की हैं, तो इसके रिजल्ट्स इंशाल्लाह पॉजिटिव होंगे और वो आवाम तक पहुँचेगी भी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आप मेरे साथ मौजूद रहें।
अभी जनाब अब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात हो जाए क्रिकेट की। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ जारी है, जबकि दोनों टीमें अब तक सीरीज़ में 1-1 से बराबर हैं। आपको बताते चले कि दूसरे T20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से शिकस्त दी थी, जबकि पहला मैच बारिश की वजह से बेनतीजा रहा था। सीरीज़ के बाकी 2 मैचेस बिलतरतीब 25 से 27 अप्रैल को लाहौर में खेले जाएंगे, जिसके लिए कौमी टीम पुरज़्म है। दूसरी जानिब खबर ये भी है कि कौमी क्रिकेट टीम के बल्लेबाज और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान अनफिट हो गए और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के बकिया मैचेस में वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वो T20 सीरीज़ के तीसरे मैच में हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार होकर सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं और डॉक्टर्स की जानिब से उन्हें आराम का मशवरा दिया गया है। लाहौर में होने वाले मैचेस में पाकिस्तानी टीम में कौन कौन सी तब्दीलियाँ मुमकिन है, इसी पर बात करते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद अवैस हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस। अवैस, सबसे पहले तो मुझे बताएगा ये मोहम्मद रिजवान जो कि बाहर हो गए हैं, ये टीम के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कुछ अच्छा हुआ है, नहीं होना चाहिए था, क्या कहते हैं? देखिए, झटका तो बहुत बड़ा है क्योंकि मोहम्मद रिजवान की अगर बात करूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है पाकिस्तान टीम के। आपको पता है उसका 3000 रन भी वो मुकम्मल कर चुके हैं T20 में और एक बड़ी बैकबोन की हैसियत रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, लेकिन एक अच्छी बात कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस नौयत को समझा, उनकी जो इंजरी है उनको रेस्ट जो है वो देने का मशवरा भी दिया गया। आपको पता है क्योंकि इसके बाद आपने बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज इंग्लैंड में और फिर वर्ल्ड कप खेलने जाना है। इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं पाकिस्तान के। बेंच लाइनअप आपकी, जितनी मैं हमेशा बात करता हूँ, जितनी आपकी बेंच लाइनअप स्ट्रांग होगी, ऑटोमेटिकली आपकी प्लेइंग 11 स्ट्रांग होगी। उनका जो मुतमादिल जो खिलाड़ी अपना इस वक्त हसीबुल्लाह टीम के अंदर मौजूद हैं, लॉन्गो फॉर्मेट के बड़े तगड़े प्लेयर हैं। देखने वाली बात है वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेकिन आपके पास इस वक्त एक अच्छी बात कि लॉट बड़ी अच्छी मौजूद है पाकिस्तान टीम के अंदर। बैकअप इस वक्त आपको पता है उस्मान खान भी मौजूद है, सब विकेट कीपर पर हसीबुल्लाह आ रहे हैं। यहाँ पर उस्मान खान से आपको पता है बहुत सी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। अल्लाह करे वो परफॉर्म करें। 2 मैचेस में तो आज तक परफॉर्म नहीं कर पाए। नज़र आ रहा था कि इंटरनेशनल का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आपको बड़ा चाहिए था। लेकिन इस जैसे केस के लिए मैंने कहा ना कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा आपको पेशेंट रहना पड़ता है कि आप उसको जाके अपनी गेम खेलें। क्योंकि रिजवान की अगर बात करूँ, उस्मान खान आपको पता है ऊपर जाके वो ज़्यादा बैटिंग करते हैं, सब वन डाउन बैट्समैन, उन्होंने स्कोर भी काफ़ी किया PSL में। वैरस अगर पाकिस्तान टीम की बात करें तो चौथे नंबर पे वो आके बैटिंग करे। तो रिजवान की इंजरी जो सी है उनके लिए शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो कि वो आके ऊपर बैटिंग करें और जो आपको उस्मान खान का एक फ्लो चाहिए वो आज आपको मैच के अंदर, जो अगला मैच उसके अंदर आपको नजर आए। अच्छा अवैस, मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा ये जो लास्ट हम लोगों को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिस पर काफ़ी क्रिकेट फैंस मायूस भी हुए, नाराज़ भी हुए कि भाई एक C टीम न्यूजीलैंड के जिससे कि हमारी A टीम हार गई, अब उसके पीछे क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व थे आपकी नज़र में? देखें, हमारे जो क्रिकेट फैंस हैं उनको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, कोई भी B और C टीम नहीं होती। जिस वक्त आप किसी भी कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करते हो तो आप याद रखिएगा बड़ी हर्डल से ऊपर आप आते हैं। उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी अच्छा है। उसके अलावा वन ऑफ द टीम्स है न्यूजीलैंड की, अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट वो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तो वर्ल्ड कप का खेलती है। मोस्टली आपने सेमीफाइनल्स उनको खेलते हुए देखा है। तो बड़ा एक तरीका कार है ऊपर आने का। जितने भी लड़के इस वक्त न्यूजीलैंड टीम में खेल रहे हैं वो अपने वन ऑफ द बेस्ट न्यूजीलैंड सर्किट के अंदर प्लेयर्स हैं जो कि न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करें। और आपको नज़र भी आया जिस तरीके से उन्होंने पिछले मैच के अंदर अपनी जो पिछले से पिछला मैच था उसमें जो गलतियां की, उन्होंने जिस तरीके से उसके ऊपर अपना ओवरटेक किया है। फिर पाकिस्तान को उन लोगों ने ज़्यादा फ्री फ्लो नहीं होने दिया। ज़रूर जैसे अजहर महमूद ने भी कहा कि हम 20-25 रन शॉर्ट थे, उनकी वो जो एक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग लाइनअप है वो मौजूद नहीं थी, सोदी था। तो हमारे अंदर भी फ्लॉस थे पाकिस्तानी बैट्समैन में। लेकिन आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा उनकी बैटिंग ऑर्डर के, वो एग्रेसिव अप्रोच उनके अंदर इंटेंट था। आपको नजर आया उन्होंने जो आपके स्ट्राइक फास्ट लेकिन अवैस वही प्रॉब्लम है ना, यही कंसिस्टेंसी पता नहीं क्यों हमारे प्लेयर्स में नहीं होती है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि बाबर की कैप्टनसी पर बहुत क्वेश्चन मार्क्स लोग लगा रहे हैं कि ब्रेनलेस कैप्टनसी कर रहे हैं, या फिर पता नहीं वही प्रॉब्लम है, कैप्टन बनते हैं तो खेल नहीं पाते हैं, कैप्टन नहीं होते हैं तो खेलते हैं। ये हो क्या रहा है? देखिए, कैप्टनशिप का आपको पता है प्रेशर तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में होता है। मैंने कहा ना सबसे बड़ा एक इशू हमारे यहाँ पे अलमिया ये है कि कोई भी प्लेयर पाकिस्तान को जब रिप्रेजेंट करता है उसके पास एज सच एक होता है ना कि जेन में उसके बात होती है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हम इसको लेके आए हैं। हमारे यहाँ कप्तान बेचारा ये डरा रहता है कि पता नहीं मैं सीरीज़ के लिए कप्तान हूँ या मैं वर्ल्ड कप के लिए कप्तान हूँ या चैंपियंस ट्रॉफी जो अगले साल होनी है उस तक के कप्तान हूँ, कि उसको टाइम चाहिए होता है किसी भी सूरत हाल के अंदर। बाबर को पहले भी बहुत टाइम मिला। आपको मैं फिर ये बात दोहराना चाहूँगा, जिस तरीके से बाबर आजम को उतारा गया था मैं उसके अगेंस्ट भी था, जिस तरीके से शाहीन को उतारा गया मैं तब भी उसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि तरीकाकार नहीं होता। लेकिन एक टीम है आपकी, अब इस वक्त बाबर ही कप्तान है, आपको इनको बैकअप करना पड़ेगा। ज़रूर आपको फ्लॉज नज़र आए थे, मोहम्मद आमिर का ना होना वो बड़ा एक फैक्टर आपको नज़र आया आपकी बॉलिंग यूनिट के अंदर। मैं थोड़ा सा हैरान इस चीज़ पे था। ठीक है, आमिर एक सीनियर
और सीजन कैंपेनर है पाकिस्तान के, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ज़हन में होना चाहिए था कि यार उसकी बॉलिंग जो सी है बड़ा अफेक्ट करती है हमें, तो उसको शायद आपको दूसरा मैच भी खिलाना चाहिए था, लेकिन शायद आपको ज़हन में था कि ऑटोमेटिक सिलेक्शन है कि इसके कोई डाउट नहीं है, तो चले बॉलिंग के अंदर कुछ हम तब्दीली लेके आते हैं, तो आपको समझ आ गई कि वो कहीं ना कहीं गलती आपकी, तो आपके बॉलर्स थोड़ा ज़्यादा। आपके ख्याल में अभी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए क्या सजेस्ट करेंगे, बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, किस तरह में, किस स्ट्रेटजी के साथ हमें मैदान में उतरना है अब इस अगले मैच में? देखिए, जो थिंक टैंक है पाकिस्तान टीम के साथ ऑब्वियसली वो वहाँ पर मौजूद है, उनको कंडीशंस का पता है बेहतर, टीम का मोराल जिस वक्त अपना जो एटमॉस्फेयर है उनको बेहतर पता है हमसे किस तरीके का अपना स्ट्रैटेजी चाहिए। लेकिन अगर अपनी बात करूँ तो मैंने कहा ना कि उस्मान खान के लिए थोड़ा सा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि रिजवान इंजर्ड हो चुके हैं, उनको उनकी जगह अगर हम बैटिंग पे ले आए तो शायद वो आपको थोड़ा ज़्यादा आपको डिफरेंट मोड ऑफ क्रिकेट नजर आएगी, क्योंकि वो PSL में उसी नंबर पे बैटिंग करते हैं। उसके अलावा इमाद वसीम की इंक्लूशन मैं चाहता हूँ कि इस दफ़ा होनी चाहिए, इमाद वसीम को भी चांस मिलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है रिटायरमेंट से वापस आ रहे हैं और बड़ी अच्छी वो निक में नजर आ रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। तो जब एक प्लेयर फॉर्म के अंदर होता है उसको आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है, जब आप उसमें डिसकंटिन्यूटी करते हो तो उसकी फॉर्म भी अफेक्ट होती है, तो आप उनको वापस पाकिस्तान टीम में लेके हैं। बॉलिंग यूनिट की अगर बात करूँ, देखने वाली बात है कि आज शाहीन को रेस्ट दिया जाएगा, अगले मैच में मोहम्मद आमिर को वापस लाया जाएगा, तो चीज़ें हैं। अच्छी बात है कि आप रोटेशनल पॉलिसी यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन ये सीरीज़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए क्योंकि यही तय करेगी कौन से प्लेयर्स जो हैं वो वर्ल्ड T20 के लिए जहाज में की सीट पर उनसे बुक। प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो चुका है, मुझे दुआ में याद रखिएगा, कल मुलाकात होगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।